अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम सिंपलेक्स मेथड ड्यूल सिंपलेक्स मेथड में हम क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है, हमने प्रीवियस लेक्चर में इसका प्रोसीजर रूल पढ़ा था, उसी को मद्देनजर रखते हम इसको सॉल्व करेंगे कि ड्यूल सिंपलेक्स मेथड में मैक्सिमम ऑफ जी जो है वो हमारे पास है -2x1 -2x3 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स x1 + x2 -x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। और इसी तरह ही से ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है। और सारे जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज रखेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास हमने जो प्रोसीजर रूल पढ़ा था उसमें पहला हमने यही पढ़ा था कि मेक श्योर कर लें कि सारी इनइक्वलिटीज लेस देन इक्वल में है। तो लेस देन इक्वल में फिर से देख लें कि वर्किंग रूल में हमने पहला पॉइंट ये पढ़ा था कि मेक श्योर दैट ऑल इनइक्वलिटीज आर इन द फॉर्म लेस देन इक्वल टू, वो लेस देन इक्वल टू में होनी चाहिए, नहीं है तो बनानी पड़ेगी, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, एक और बात हमने क्या सीखी थी कि वो मैक्सिमाइजेशन में सारे प्रॉब्लम हम करेंगे, मिनिमाइजेशन को भी मैक्सिमाइजेशन में ले जाएंगे। तो अब देखें ये ग्रेटर देन है। अब हमने इसको जब सॉल्व करना है तो आप लिखेंगे, एक पॉइंट लिख सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड इज, उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब वो कैसे, अब कंस्ट्रेंट को जरा देखिएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, -x1 -x2 और वो पहले जो माइनस था वो प्लस में हो जाएगा, +x3, और अब ये चेंज हो जाएगा लेस देन इक्वल टू -5। और इसी तरह जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x1 + 2x2 -4x3 लेस देन इक्वल टू -8। तो हमने माइनस से जो हमारे पास दो इनइक्वलिटीज थी, हमने उसको लेस देन इक्वल टू फॉर्म में बनाने के लिए हमारे पास ये शर्त है कि ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड में पहली हमारे पास वर्किंग रूल का पहला स्टेप ये है कि सारी इनइक्वलिटीज लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में बना लें। वो हमने बना ली, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये दो इनइक्वलिटीज स्टैंडर्ड फॉर्म अब बन गई हमारे पास ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड की। अब उसमें क्या करना है कि इनइक्वलिटीज को हम इक्वलिटी में चेंज करते हैं तो स्लैक वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, यानी यहाँ पे आप S1 इंट्रोड्यूस करवा देंगे और यहाँ पे S2 आप इंट्रोड्यूस करवा देंगे। तो उसके लिए हमारे पास तरीका ये है, नेक्स्ट जो है उसको हम लिख सकते हैं। अब हमारे पास नाउ जो z था जिसको मैक्सिमाइज हमने करना है वो हमारे पास आ गया -2x1 -x3। अब दो इनइक्वलिटीज हैं तो 0s1 + 0s2, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम लिखते हैं, जैसे वो लिख दिया। अब हमारे पास जो इनइक्वलिटीज हैं x1 -x1 -x2 + x3 + s1 = -5, स्लैक वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया। इसी तरह -x1 + 2x2 -4x3 + s2 = -8। तो ये हमने इंट्रोड्यूस करवा दिए स्लैक वेरिएबल्स, हमने इक्वल की साइन सबके साथ इंट्रोड्यूस हो गई। इनिशियल कंडीशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहला पॉइंट हम करते हैं, इनिशियल कंडीशन हमारे पास ये होती है, पहला स्टेप जो हमने सिंप्लेक्स मेथड में भी हम सेम यही करते हैं कि आपके पास जितने भी ये वेरिएबल्स x1 x2 x3 जिसको हम नॉन बेसिक वेरिएबल्स कहते हैं, ये सबको आप 0 रख लेते हैं। वहाँ से हमारे पास यहाँ पे जब सारे 0 रख लिए हमने, ये भी 0 ये भी, तो S1 हमारे पास -5 आ जाएगा और S2 हमारे पास -8 आ जाएगा। तो वो हमारे पास स्लैक वेरिएबल्स की वैल्यूज आ जाती है।
-5 और -8 आ गया। उसके बाद फिर हम टेबल बनाते हैं, ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड में टेबल बनाएंगे। जिस तरह हम सिंप्लेक्स में, उसी पैटर्न से ही हम ये टेबल बनाएंगे। अब हम टेबल की जानब बढ़ते हैं, यानी हम हेडिंग दे सकते हैं कि फर्स्ट ड्यूल सिंप्लेक्स टेबल। तो पहला ड्यूल सिंप्लेक्स टेबल है, अब हम वो बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम CB हम लिखते हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ बेसिक वेरिएबल्स। फिर हम यहाँ पे CJ लिखते हैं, और फिर हम इसको यहाँ पे हम Z ऑब्जेक्टिव फंक्शन Z लेके आ जाते हैं। अब CJ के जो कोफिशिएंट्स हैं, Z के कोफिशिएंट्स जो हैं वो -2 अगर आप क्वेश्चन में देखें तो आप ज़्यादा समझ सकते हैं। दोबारा से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन में कोफिशिएंट्स हैं Z के, वो क्या है -2 और x2 मिस है यहाँ पे, तो उसका कोफिशिएंट हमारे पास 0 आ जाएगा, और x3 का कोफिशिएंट जो है वो -2 आ जाएगा। तो वही हम लिखने जा रहे थे कि Z के कोफिशिएंट -2 लिखेंगे x1 के साथ, और x2 हमारे पास मिस है वो 0 आ जाएगा, और x3 का कोफिशिएंट -2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया -2 0 और हमारे पास -1 आ गया। हाँ, ये क्वेश्चन में ये थोड़ी सी इसमें आप कर लीजिएगा कि -2x1 -x3 है, ये 2 नहीं है, -x3 है। तो आप यहाँ पे इसीलिए हमने 0 -1 लिखा है। और आगे हमने इंट्रोड्यूस करवाए, दो इनइक्वलिटीज थी, तो दो स्लैक वेरिएबल्स, और उनके साथ हम उनके कोफिशिएंट्स जो हैं वो 0 0 लगा देंगे, और यहाँ पे हम वेरिएबल्स लिख देंगे कि ये किसका कोफिशिएंट्स x1 का, और ये x2 मिस है यहाँ पे, और x3 -1 है, ये s1 का कोफिशिएंट है, और ये x2 का कोफिशिएंट है। जैसे हम उसमें सिंप्लेक्स मेथड में सेम करते थे वैसे ही, बस स्टेटमेंट को आप ज़हन में रख लीजिएगा। -2x1 -x3 है, नॉट -2x3। तो ये हमने बना लिया, Z का भी एक रो बना ली, CJ हमारे पास आ गया। फिर हम CB से मुराद हमारे पास होते हैं कि कोफिशिएंट्स ऑफ बेसिक वेरिएबल्स, यानी S1 और S2, और वो हम हमेशा शुरू से दोनों को 0 0। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखें ना, हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमारे पास स्लैक वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं, वही आपने यहाँ पे लिखने होते हैं। ये जो 0 है वही आपने ये कॉलम की फॉर्म में यहाँ पे लिख देने। और यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस करवाना होता है स्लैक वेरिएबल्स S1 और S2। दो इनइक्वलिटीज हैं तो दो हमारे पास स्लैक वेरिएबल्स आ गए, S1 और S2। और अब हमने इन पूरे मैट्रिक्स को लिखना है, और यहाँ पे जब हम आ जाएंगे तो ये वाला कॉलम हमारे पास होता है BI, यानी राइट हैंड साइड ऑफ द इनइक्वलिटीज की। जो हमारे पास राइट साइड है स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद, वो ज़रा देखिएगा -5 और -8, वो हमने यहाँ पे लिखना होता है, -5 और -8 BI के नीचे। तो बहरहाल ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है, अब हम उसको लिखना शुरू हो जाएंगे कि हमारे पास क्या क्या है। अब अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म दोबारा से क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो हमारे पास -1 है, फिर -1 है, फिर +1 है, -1 -1 +1, और यहाँ पे हमारे पास आ गए -1 -1 और +1, और स्लैक वेरिएबल्स जब हमने इंट्रोड्यूस करवाया इसमें,
और जब यहाँ पे हमने लिखा ये इनइक्वलिटी जिसके हम कोफिशिएंट्स लिख रहे हैं, अगर आप इसको देखें तो -1 +1 आगे कोफिशिएंट ऑफ S1 वो भी 1 दिया हुआ है, तो वो यहाँ पे आ गया 1 आ गया। और इसमें S2 नहीं है, यानी मिस है इस रो में S2, उसकी वैल्यूज हमारे पास 0 आ जाएंगी। और इसी तरह अगर आप इसकी तरफ देखें तो ये हमारे पास जो कंस्ट्रेंट है वो आ गई -1 2 -4, और यहाँ पे S1 मिस है तो वो 0 आ जाएगा, S2 का कोफिशिएंट 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गए -1 2 -4, S1 मिस है और S2 हमारे पास 1 है। और अगर हम राइट साइड को देखें वो -5 और -8 है, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे -5 और -8 आ गया हमारे पास। अब फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम ZJ कैलकुलेट करते हैं। और ZJ कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ZJ कि इसको हम इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं इस एलिमेंट के साथ, प्लस फिर इस एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं इस एलिमेंट के साथ, तो वो 0 0 आ जाएगा। फिर इसके साथ भी वैसी इस तरह 0 × -1 प्लस 0 × 2, तो वो सारे 0 0 आ जाएंगे। तो पहले स्टेप में तो ZJ हमारे पास 0 0 ही आ जाएगा सबके साथ। अब हमने लिखना होता है CJ - ZJ, CJ ये हमारे पास सबसे ऊपर पड़े हुए हैं और ZJ हमारे पास ये पड़े हुए हैं। जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये सेम हमारे पास वही जो रो पड़ी हुई है CJ वाली वो यहाँ पे रिपीट हो जाएगी। पहले स्टेप में तो हमारे पास ऐसे ही है। अब यहाँ पे जरा देखिएगा जो -5 और -8 है, इसमें हमने अब देखना ये होता है, और फिर हम लीस्ट रेशो की बात कर, लेकिन उससे पहले हमने अब की कॉलम और की रो को सिलेक्ट करना है। अगर आप नजर दौड़ाएं, हमने BI में जो प्रोसीजरल रूल हमने सीखा था उसमें हमने ये कहा था, अगर आप प्रोसीजर रूल फिर दोबारा से देख लें कि अगर चेक वेदर ऑल द BI आर पॉजिटिव, क्या सारे BI पॉजिटिव हैं, तो आप देखें BI तो कोई भी पॉजिटिव नहीं है, बहरहाल ये सारे पॉजिटिव होने चाहिए, वो कोई भी नहीं है। इफ नॉट, अगर नहीं है, देन सेलेक्ट द मोस्ट नेगेटिव नंबर, मोस्ट नेगेटिव नंबर को सिलेक्ट करें इन द कॉलम ऑफ BI के कॉलम में मोस्ट नेगेटिव को ढूंढे, वही जो मोस्ट नेगेटिव होगा उसकी रो जो होगी वो की रो होगी। अब मोस्ट नेगेटिव हमारे पास क्या है, -8 है। अब -8 की जो रो है ये हमारे पास की रो कहलाएगी। अब यानी ये जो रो है जिसको मैंने ऐसे शेडेड कर रहा हूं, तो ये रो को हम क्या कहेंगे, की रो है, यानी उसका नाम हमने रख दिया कि ये हमारे पास की रो है। तो की रो हमारे पास आ गई। अब मसला आ गया कि की कॉलम कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो हम लीस्ट रेशो से की कॉलम सिलेक्ट करेंगे, यानी लीस्ट रेशो बनाएंगे और वहां से देखेंगे हमारे पास कि वो क्या आती है। अब उसमें तो हम क्या करते थे कि BI के आगे ही वो कर देते थे लीस्ट रेशो, आप यहां पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा से नीचे इसको करने लगा हूं कि लीस्ट रेशो करने कैसे है। अब इसी का ये अभी पार्ट चल रहा है कि लीस्ट रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब इसी पैटर्न से यहां लीस्ट रेशो जो फार्मूला था उसी को मद्देनजर रखना है हमने, कि फार्मूला हमारे पास क्या था इसके लिए कि CJ - ZJ ओवर, दोबारा से देख लें इसको, CJ - ZJ ओवर की रो, CJ - ZJ ओवर की रो, तो वहां से हमारे पास लीस्ट रेशो आती जाएगी। अब CJ - ZJ ये पड़ा हुआ है और की रो हमारे पास ये है, जब इसको इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये पहले स्टेप में क्या होगा, -2 ओवर -1 कॉमा। अब ये एलिमेंट पकड़े 0 ओवर 2, अब ये एलिमेंट पकड़े -1 ओवर -4, और फिर ये 0 ओवर 0, तो वो हम वैसे इग्नोर कर देते हैं, अनडिफाइन आ जाएगा। और अनडिफाइन तो ये मैंने
एक डैश लगा दिए, और इसी तरह 0/1, तो वो भी वैसे तो इग्नोर करेंगे, लेकिन बहरहाल एक दफ़ा मैं उसको लिख रहा हूँ। चलें इसको भी लिख लेते हैं कि 0/0 फॉर्म। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 0 आ रहा है तो इसलिए इग्नोर हो गया, ये 1/4 आ जाएगा, और ये अनडिफाइन ये भी, और वो 0 है तो ये सारे इग्नोर हो गए। तो 1/4 क्या होता है, 0.25 होता है, तो 0.25, और लीस्ट रेशो फिर क्या बन गई हमारे पास, 1/4 बन गई। 1/4 अब कौन सा एलिमेंट है, ज़रा ये देखिएगा, ये सेकंड एलिमेंट है ना, तो इसका मतलब ये है थर्ड एलिमेंट जो है 1/4 है, यानी 1/4 को हम लिख सकते हैं 0.25। तो 0.25 लीस्ट रेशो, इनमें से सबसे लीस्ट रेशो हमारे पास 0.25 है। अब 0.25 जिसका नंबर हमारे पास तीसरा बनता है, यानी जो तीसरा कॉलम है वो आपका की कॉलम है। तो यहां से देख लें, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया। तो ये तीसरा कॉलम जो है ये हमारे पास की कॉलम है, यानी ये कॉलम तीसरा हमारे पास की कॉलम। ये अब इंटरसेक्शन हो गई है, ये रो थी, अब रो और कॉलम ने इंटरसेक्ट कहाँ पे किया है, -4 पे किया है। तो लीडिंग एलिमेंट हमारे पास कौन सा हुआ, -4 हुआ। इसको अब बार बार देखिएगा कि ये स्टेप हम कैसे कर रहे हैं, कि CJ - ZJ ओवर की रो, उसमें से हम उसको -2/-1, 0/2, -1/-4, 0/0, 0/1, तो 0 और माइनस वाले हमने इग्नोर कर दिए हैं। तो बाकी हमारे पास जो लीस्ट रेशो थी वो 1/4 वाली है, यानी तीसरा कॉलम जो है वो हमारा लीस्ट कॉलम हो जाएगा, की कॉलम हो जाएगा। तो वो जो रेड से हमने ये डिज़ाइन किया है, तो ये हमारे पास की कॉलम है, और रो और कॉलम की इंटरसेक्शन -4 पे हुई है, तो -4 हमारे पास क्या है, लीडिंग एलिमेंट है, जिसको मैं LE से डिनोट कर रहा हूँ। लीडिंग एलिमेंट हमारे पास आ गया -4। अब आपको पता है कि जो लीडिंग एलिमेंट है या पिवट एलिमेंट है, इसको हमने 1 बनाना होता है, और उसके ऊपर या नीचे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हमने 0 करना होता है। और हमारा मैट्रिक्स क्या है, सिर्फ इतना मैट्रिक्स है, ये हमारा, ये जो मैं रेड कर रहा हूँ ये मैट्रिक्स है, ये गिवन था, बाकी तो हमने ये खुद ही से सारा डिजाइन किया है ना। तो ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसको आपने चेंज करना है, यानी ये लीडिंग एलिमेंट है या पिवट एलिमेंट, इसको 1 बनाना है, और उसके ऊपर जो है वो 0 0 बना देना है। तो ये आप जब इस पे ऑपरेशन लगाएंगे, तो यानी रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म बनाएंगे, तो वो बाकी जो स्टेप होगा वो आप उसको कैलकुलेट करेंगे कि ये हम कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं, ये सारा कर रहे हैं। बहरहाल जी, यहाँ पे आप थोड़ा सा लिख दीजिएगा। लिखना क्या है कि हमारे पास अब दूसरा लिखने वाली जो चीज़ है, अब जहाँ पे इंटरसेक्शन हुई है वो ज़रा देखिएगा। S3 जो हमारे पास की और -4 आया, उसके बिल्कुल ऊपर देखेंगे तो X3 है, और इसकी बिल्कुल रो में देखेंगे तो S2 है। इसका मतलब ये है कि आउट गोइंग जो है वो है हमारे पास S2, और इनकमिंग जो है वो हमारे पास है X3, यानी X3 किसकी जगह ले लेगा, S2 की। ये लीव हो जाएगा, आउट गोइंग है, चला जाए, और उसकी जगह कौन सा वेरिएबल आ जाएगा, X3 आ जाएगा। तो बस लिखना इतना ही है कि आउट गोइंग वेरिएबल वो S2 है, और इनकमिंग वेरिएबल वो X3 है। इनकमिंग X3 है, और आउट गोइंग हमारे पास वो S2 है, और लीडिंग एलिमेंट जो है वो हमारे पास -4 है। और फिर आप लिखें कि कन्वर्ट द मैट्रिक्स इनटू रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म, और उस पर ऑपरेशन लगा लें। यानी इस -4 को अगर 1 बनाना है, तो अगर ये हम रो 1 ले लें और ये रो 2 हम लिख लें, तो आप लोगों को क्या करना है कि जो रो हमारे पास 2 है उसको कैसे बनाएंगे कि उसको -4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास रो 2 में चेंजिंग आ जाएगी, यानी वो हमारे पास फिर 1 वैल्यूज़ दे देगा।
और जब हमारे पास ये मैट्रिक्स, अब जस्ट मैट्रिक लिखने लगे हैं, तो मैट्रिक्स हमारे पास ये है -1 -1 1 1 0, और ये है हमारे पास -5, और क्योंकि ये राइट साइड है तो इसलिए मैंने ये एक लाइन लगा ली ताकि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपके ज़हन में रहे कि हम कैसे बना। तो ये कोफिशिएंट, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे -1/4 से, तो माइनस से माइनस कैंसिल होके ये 1/4 हो जाएगा, और जब 2 को हम डिवाइड करेंगे तो ये -1/2 आ जाएगा, और ये 1 हो जाएगा लीडिंग एलिमेंट, और 0 को तो डिवाइड करने पे वो 0 ही रहेगा, और 1 को डिवाइड करने पे -1/4 आ जाएगा, और जब -8 को -4 से हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। यानी इसका एक फ़ायदा तो हमें हो गया ना कि ये जो हमारे पास BI का एक कोफिशिएंट है, वो एक जो नंबर है BI का, वो हमारे पास 2 आ गया। ये दोनों पॉजिटिव आने चाहिए, एक पॉजिटिव आ गया। अभी हमने जस्ट क्या किया कि लीडिंग एलिमेंट जो था उसको 1 बना लिया, ये हमारे पास लीडिंग एलिमेंट। अब अगला स्टेप क्या करना होता है कि हमने ऊपर वाले को 0 बनाना होता है। तो जस्ट क्या करें आप, रो 2 माइनस रो 1 कर देंगे, तो आपकी चेंजिंग आ जाएगी। ये सॉरी, हमें चेंजिंग रो 1 में चाहिए थी, तो रो 2 माइनस रो 1 की बजाय रो 1 माइनस रो 2 करेंगे, तो चेंजिंग आ जाएगी रो 1 में। तो रो 1 में अगर चेंजिंग लेके आनी है तो अब इसको माइनस करते जाएं। अब ज़ाहिर है माइनस जब करेंगे तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो -1 - 1/4, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा एक स्टेप में पूरा कर दे। तो आप लोगों को जब माइनस करेंगे -1 - 1/4, तो ये बन जाएगा -5/4, तो -5/4 आ गया। अब जब इसको इसमें से माइनस करेंगे यानी -1 + 1/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/2, और जब ये इसमें माइनस होगा तो ये 0 आ जाएगा, और जब ये इसमें से माइनस होगा तो ये 1 का 1 ही आ जाएगा, और जब ये इसमें से माइनस करेंगे तो ये +1/4 आ जाएगा, और जब इसको इसमें माइनस करेंगे तो ये हमारे पास -7 आ जाएगा। और बाकी तो चेंजिंग तो हमें यहीं पे चाहिए थी, ये तो हमें पिवट एलिमेंट 1 है, ये तो बिल्कुल सही पड़ा हुआ है, तो ये 1/4 आ गया, और ये -1/2 आ गया, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये -1/4 आ गया, और ये हमारे पास 2 आ गया। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बना है। ये हमने कैसे किया है, ये रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म से बनाना है, हर दफ़ा इसी तरह आपने करना है। तो अब हम इसको, जो हमारे पास सिंप्लेक्स मेथड है, सेकंड सिंप्लेक्स मेथड, उसमें हम अब इसको इंट्रोड्यूस करवाने लगे, यानी सेकंड सिंप्लेक्स मेथड में अब हम इसको लिखने लगे हैं। सेकंड सिंप्लेक्स मेथड, बाकी सारा पैटर्न वही कि आप जब बनाएंगे कॉलम तो CB आ जाएगा, यहाँ पे CJ, और ये आ जाएगा Z, और हमारे पास अब ये बन जाएंगे CJ, तो वो वैसे ही सारा लिखा जाएगा -2 0 -1 0 0, और ये आ जाएगा X1 X2 X3 S1 S2, और ये हमारे पास आ जाएगा S1। और अब देखें आउटगोइंग और इनकमिंग कौन था कि S2 निकल गया, आउटगोइंग S2, और इनकमिंग था X3, तो यहाँ पे आ जाएगा X3। तो बाकी हमारे पास ये वही मैट्रिक्स जो ये बना हुआ है उसको हम इंट्रोड्यूस करवा देंगे वहाँ पे, तो ये सारा हम वहाँ पे अब लिखने लगेंगे, यानी -1/4 -5/4 -1/2 0 1 1/4, यानी ये सारा हम इसी से देख देख के लिख रहे हैं, ये जो हमने बनाया हुआ है। अब नीचे 1/4 -1/2 1 0
-1/4 और BI हमारे पास जो है वो अब आ गया है एक -7 और एक हमारे पास 2 आ गया, -7 और 2 आ गया। तो ये हमारे पास आ गए। और ये जो हमारे पास आए हैं CB के कोफिशिएंट्स, वो जरा देख ले कि क्या आए हैं। ये हमारे पास CB जो है वो आ गया है 0, S1 का हमने 0 लिखा हुआ, और क्योंकि हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस देखे x3 करवा दिया, अब ये नहीं है, हम तो इसको देख के लिखते ना, x1 का कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या था, 0 था, तो 0 लिख दिया। अब यहाँ पे x3 आ चुका है, तो x3 का आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोफिशिएंट जरा देखें, x3 का कोफिशिएंट आपका -1 है, तो यहाँ पे हमने -1 लिख दिया। लेकिन अब भी देखें जरा, आप सेकंड सिंप्लेक्स टेबल जो हमने बनाया इसमें देखें कि हमें अब किससे मसला है। हमें तो -7 जो है ये सारे पॉजिटिव आने चाहिए, ये -7 फिर नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव हमने बनाना है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है ये इसको पॉजिटिव बनाने में है कि हम इसको पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि हम इसको पॉजिटिव बना के तो हम सेकंड सिंप्लेक्स मेथड का सॉल्यूशन कैसे लिख सकते हैं, और इसके अलावा भी कौन से क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास इतना ही है आज के लिए। तो अल्लाह हाफिज़।